साथ राजस्थान कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से मुलाकात की है। राहुल, प्रियंका गांधी से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने मुलाकात की। अब चलिए आपको इस मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। राजस्थान में डोटासरा जूली की जोड़ी से कांग्रेस हाईकमान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है और करीब 45 मिनट की मुलाकात में उपचुनाव के नतीजों पर कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि उपचुनाव की रिपोर्ट पीसीसी ने परिणाम से पहले ही नेतृत्व को दे दी थी और राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि संगठन को मजबूत करो और बाकी जो काम है वो मुझ पर छोड़ो, बेझिझक सख्त कदम उठाओ और संगठन में नए लोगों को भी मौका दो। नेताओं के अनुसार संगठन ना बनाया जाए। राहुल गांधी ने डोटासरा से पूछा, ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां नेताओं के अनुसार संगठन को चिन्हित करें? तो डोटासरा बोले कि सब तैयार हैं, बस नेतृत्व का इशारे का इंतजार है, इंतजार कीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना, बस यही हमारी प्राथमिकता होगी। नेताओं के मुताबिक हर जगह संगठन बनाने की प्रक्रिया को बूथ या मंडल तक संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। सांसद विधायक की भी रिपोर्ट, संगठन के बैठकों से पहले जो नदारद थे उनकी भी रिपोर्ट दी जाएगी। जिले और ब्लॉक लेवल तक की बैठक में सांसद, विधायक और पीसीसी शामिल हो और पीसीसी चीफ जो है वो पूरी बैठक की मॉनिटरिंग करें। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने राहुल, प्रियंका को आश्वस्त किया और कांग्रेस जो है वो अब नई खेप पंचायती राज और निकाय चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी। संगठन में हाईकमान के निर्देशों की पालना को भी अब सुनिश्चित किया जाएगा। अब कांग्रेस जो है वो अपना फोकस आने वाले नगर निकाय के चुनावों पर रखना चाहती है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, पीसीसी चीफ डोटासरा ने और टीकाराम जूली ने अब हाईकमान से मुलाकात की है और आने वाले नगर निकाय के चुनावों के बारे में भी चर्चा की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उन दोनों ने आज संसद भवन के अंदर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस और ये कहा कि किसी भी हाल में अब कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाए। और एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं कि नेताओं की जेब में संगठन है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। नेताओं, जो स्थापित नेता हैं, चाहे विधायक हैं या सांसद हैं, उनके अनुसार ही संगठन न बनाया जाए, संगठन में नए लोगों को जगह दी जाए। और खास तौर से राहुल गांधी ने कहा कि आगामी जो पंचायती राज और निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें नए लोगों को मौका दीजिए और कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में जो भी आवश्यक कदम है वो उठाइए। तो गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये भी कहा गया कि कई स्थापित नेता इससे नाराज हो सकते हैं कि वो इतनी बड़ी नाराजगी कैसे सबकी लेंगे। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे यही कहा कि आप उन जो भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने हैं उनको बेझिझक उठाइए। जी विवेक, देखिए अब नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और इस वक्त जो ये टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा की जो मुलाकात है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, उस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में नगर निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं। तो उसको लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति नजर आ रही है? ये देखिए, पिछले दिनों उपचुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो आशानुरूप नहीं था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस संगठन ने इसकी रिपोर्ट पहले ही केंद्रीय नेतृत्व को दे दी थी कि सांसदों की मंशा अनुसार टिकट दी गई है और करीब करीब परिणाम वही रहे जो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की ओर से रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्रीय नेतृत्व को। इसीलिए उपचुनाव के परिणामों पर चर्चा हुई नहीं। लेकिन सभी जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कुछ चैनलों की ओर से, कुछ लोगों की ओर से, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जाएगा, केवल सच बेधड़क एक मात्र वो चैनल है जिसने उस समय प्रियंका गांधी से जब गोविंद सिंह डोटासरा मिले थे तो इन चीजों को रखा था। और ये हमने ही सबसे पहले कहा था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह नई टीम बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है। आज सभी चैनल करीब करीब उसी लाइन पे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उपचुनाव को लेकर पूरे 45 मिनट में कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी का वही। चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
महाराष्ट्र में आज से महायुति सरकार का आगाज हो गया है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली और 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शपथ ग्रहण किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सरकार का महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवाचार किया गया है। राजस्थान पुलिस का सिटीजन ऐप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से महिला सेफ्टी के लिए नीड हेल्प ऐप जो है वो अब कारगर साबित होगा। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत महिलाओं और युवतियों को डोर टू डोर पहुंचकर इस ऐप के बारे में और अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। और पुलिस से जुड़े सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्ष, पुलिस मित्र और महिला सखी ऐप को लेकर के भी पुलिस जो है वो डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और घर घर पहुंचकर लोगों को इस मोबाइल ऐप के बारे में बताया जाएगा। महिलाओं की सेफ्टी के लिए नीड हेल्प ऐप डाउनलोड भी कराया जाएगा। राष्ट्रकप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने पर ये नीड हेल्प जो फीचर का ऑप्शन है वो ओपन होगा। इसके बाद नीड हेल्प फीचर के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही थाने पर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। नीड हेल्प फीचर पर शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस जो है वो तत्काल पहुंचेगी और युवतियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो राजस्थान सरकार का जो ये कदम है ये महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए सुरक्षा में एक कारगर साबित हो सकता है। और पुलिस खुद डोर टू डोर जाकर के लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान करेगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, राजस्थान सरकार ने नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के बारे में डोर टू डोर जाकर के भी अब महिलाओं को, युवतियों को जागरूक किया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस ऐप के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार है जो महिलाओं और युवतियों की जो सुरक्षा को लेकर सत्ता में आने के बाद से ही पूरे अलर्ट मोड पर थी और सरकार ने सभी अधिकारियों को महिला सुरक्षा के प्रति गंभीरता से कार्य करने के निर्देश भी दे रखे हैं। तो हाल ही में जो पुलिस मुख्यालय है उन्होंने एक राजकोप सिटीजन ऐप है उसमें एक नया फीचर लॉन्च किया है नीड हेल्प के नाम से। तो इसके मार्फत अब जो भी लोग हैं उसको डाउनलोड करेंगे राजकोप सिटीजन ऐप को, तो उसमें ये नीड हेल्प फीचर होगा। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। उसमें लोकेशन भी अपने आप पुलिस के पास पहुंच जाती है उस पर क्लिक करने पर। और जो महिलाओं हैं उनको जो भी परेशानी होगी तो तत्काल पहुंचकर दूर की जाएगी। तो इस संबंध में सभी जिला एसपी, डीसीपी, कमिश्नर और रेंज आईजी को पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि महिला सेफ्टी के लिए जो नीड हेल्प बनाया है उसको कारगर साबित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत महिलाओं और युवतियों को डोर टू डोर जाकर उनको जागरूक करे। और यह ऐप खुद डाउनलोड करवाए उनके मोबाइल नंबर पर। और सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और महिला सखी है उनको इस योजना से जोड़े और वह सभी गांवों और शहरों में, कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करे। सभी के मोबाइल फोन पर डाउनलोड करवाने के बाद में उस फीचर्स की लाभदायकता के बारे में बताए और उसकी उपयोग कैसे लिया जाए, कैसे डाउनलोड किया जाए। ये जो ऐप है ये राजस्थान पुलिस ने जिस ऐप के बारे में अब वो महिलाओं को जागरूक करेगी, ये ऐप किस हद तक कारगर साबित होगा? क्योंकि एक तरफ तो पुलिस के द्वारा इस तरीके से ऐप लॉन्च किया जा रहा है, महिलाओं को डोर टू डोर जाकर के जानकारी दी जा रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और वहीं दूसरी तरफ आज की बात ले लीजिए, कुछ पीजी की जो महिलाएं थी, कुछ लड़कियां थी, वो अपनी सुरक्षा को लेकर के पुलिस के पास पहुंची, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद भी 4 बार एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की, और अब दूसरी तरफ पुलिस इस तरीके के ऐप को लॉन्च कर रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ऐप कारगर साबित होगी? जी बिल्कुल, देखिए इस ऐप के मार्फत में जो पुलिस को 112 नंबर के नए वाहन दिए गए हैं वह वाहन तत्काल पुलिस के जो भी शिकायत पीड़िता करेगी उसकी शिकायत पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचेगी। और इसके लिए सभी जिला एसपी, जो रेंज आईजी, कमिश्नर, डीसीपी को विशेष निर्देश दिए हैं कि इस ऐप पर जो भी शिकायत आएगी
इसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, उसका निस्तारण करे। तो इसी से साफ जाहिर है कि इस ऐप के पीछे लॉन्च करने का मकसद यही है कि महिलाओं को इस ऐप का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और उनकी सुरक्षा की जा सके। तो करीब 1,82,000 जो सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र, ग्राम सेवक और महिला सखी हैं। तो जी बिल्कुल ओम प्रकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान पुलिस जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवाचार कर रही है और एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके अंदर डोर टू डोर जाकर महिलाओं को इस ऐप की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए कार्यकर्ता इस बार सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इटावा नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने गुरुवार को इटावा नगर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई पर आमजन को निःशुल्क भोजन कराया, साथ ही मिठाई भी खिलाई गई। इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भोजन किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ये सेवा सप्ताह किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव सहित 17 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जहां नामांकन के अंतिम दिन भी 12 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें महासचिव पद पर अशोक यादव और निशांत शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए हाईकोर्ट बार की चुनाव समिति ने कुल 90 नामांकन पत्र अधिवक्ताओं द्वारा लिए गए थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के बीच राजस्थान बार काउंसिलिंग के पत्र के चलते कई अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल नहीं किया। चुनाव समिति के अनुसार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 5 अधिवक्ताओं के नामांकन दाखिल हुए हैं, तो वहीं महासचिव और उपाध्यक्ष पदों पर 7 अधिवक्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी जताते हुए नामांकन दाखिल किए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव सत्र 2024-25 के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि थी और नामांकन की अंतिम तिथि में आज अध्यक्ष पद हेतु टोटल 5 फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं। उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के लिए 7 फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव के लिए लगभग 23 फॉर्म हमको प्राप्त हुए हैं। 17 पोस्टों का इलेक्शन 23 तारीख को होना है, जिसमें 8 एग्जीक्यूटिव के पद हैं, अध्यक्ष का 1 पद है, उपाध्यक्ष के 2 पद हैं और बाकी सब सदस्य उसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इन सब के 1-1 पद हैं। इन सब के लिए 13 तारीख को जो चुनाव होना है उसके लिए हमको ये आज प्राप्त हुए जो प्रमाण वो हैं, उनको हम अब कल उनकी छटनी की जाएगी और उसके बाद कल वापस देने की तिथि है और 7 तारीख को हम ओर से सभी प्रत्याशियों को उनका मत। और अब भीलवाड़ा के आसीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 दिसंबर को मालासेरी डूंगरी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए थे। 2 सांसद सहित दर्जन भर विधायक जो हैं वो देवनारायण महाभक्ति कार्यक्रम में भाग लेंगे। 500 ड्रोन के साथ आसमान में ड्रोन शो भी होगा। और पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए थे। और श्री देवनारायण की जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी पर हो रहा ऐतिहासिक भगवान श्री देवनारायण की महाभक्ति में भगवान श्री देवनारायण के 1111वां अवतार दिवस के उपलक्ष्य पर 28 जनवरी 2023 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मालाश्री डूंगरी पधारे और दर्शन करके धर्म सभा को संबोधित किया था। इसी फलस्वरूप बम्बई में भगवान जाड़वाड़ा नाथ अमरतिया जाड़वाड़ा नाथ फाउंडेशन ग्रुप घाटकोपर मुंबई द्वारा जैन समाज के लोगों ने भगवान देवनारायण के ऐतिहासिक 1111वां अवतार दिवस के उपलक्ष्य पर फरवरी 2023 के अंदर एक महाभक्ति का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरजीएचएस योजना पर उठे सवाल पर ट्विटर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनरों को इलाज करवाने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझते हुए ये कागजी कार्रवाई इलाज की प्रक्रिया को जटिल और कष्टप्रद बना देती थी।
हमारी सरकार ने आरजीएचएस लागू की, जिसमें कैशलेस एवं पेपरलेस तरीके से जल्द इलाज मिल सके। बीजेपी सरकार ने हमारी सरकार की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की सोच से काम शुरू किया, जिससे आमजन को तकलीफ हो रही है। आरजीएचएस और चिरंजीवी जैसी शानदार योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर अपनी सरकार और अपनी जनविरोधी सोच उजागर कर रही है और बीमारियों से पहले ही परेशान मरीजों एवं उनके परिजनों को और भी ज्यादा दुख देने का काम कर रही है। और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से आरजीएचएस योजना पर जो सवाल उठ रहे थे उन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। धौलपुर में फसल सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि विद्युत निगम का 6 घंटे का सिंचाई का शेड्यूल फिक्स है, लेकिन उनके मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही है। किसानों को 3 से 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति मिल रही है, जिससे फसल सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं किसानों ने पार्वती मुख्य नहर के जगह जगह क्षतिग्रस्त होने और महंगे हो रहे खाद की समस्याओं को भी उठाया है। देखो, इस टाइम रबी की फसल है और रासायनिक खाद की ज़रूरत है। वो बाज़ार में मिल लो ना मिल लो तो काला बाजारी के मिल लो है। बिजली आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। वो हो रही है तो रात में कोई टाइम फिक्स नहीं है और टाइम है और तो 3-4 घंटे बिजली मिलती है और उसमें कट हो जाती है, फिर उसकी आपूर्ति भी नहीं होती है। ऐसा है साहब, हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है। किसानों की क्या है कि सबसे पहली तो बिजली की समस्या है। बिजली क्या है कि ये फीडर वाले मनमानी से ये रात में देते हैं, जबकि राजस्थान सरकार का 6 घंटे का शेड्यूल है, वो दिन का है किसानों के लिए भी। क्योंकि रात में सबसे पहले सर्दी का प्रकोप, दूसरे ये कीड़ा मकोड़े साहब बच्चों निकल आते हैं और ये मनमानी कर रहे हैं साहब। वो भी 3-4 घंटे का एवरेज आता है, लाइट कट जाती है, कहीं ट्रिप हो जाती है, कुछ होता है, कभी देखने नहीं आते हैं। और दूसरी बात गौवंश की है। गाय इतनी हो गई हैं हमारे क्षेत्र में कि साहब किसान सारी रात सारे दिन खेतों पर ही पड़े रहते हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर नगर पालिका ने आज रावतसर क्लीन अभियान के तहत शहर के वार्ड नंबर 7 में पीला पंजा चलाया। नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड नंबर 7 में पहुंचकर वार्ड में लोगों के जरिए की गई अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। नगर पालिका ने वार्ड में लगभग आधा दर्जन अस्थायी अतिक्रमण को हटाया और उनका मलबा अपने कब्जे में लेते हुए पालिका कार्यालय में भिजवाया। दोपहर बाद हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 1 जयपुर सदस्य नीलम शर्मा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें जिला उपभोक्ता मंच प्रथम के अध्यक्ष डॉक्टर सूबे सिंह यादव और समस्त स्टाफ की ओर से विदाई दी गई। जिला न्यायाधीश नुसरत बानो और सहायक जिला कलेक्टर डॉक्टर सरिता शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान शिरकत करते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए। विदाई कार्यक्रम में महावीर प्रसाद शर्मा, आर पारिक, भगवान दास अग्रवाल, ग्यारसी लाल मीणा, देवेंद्र मोहन माथुर, विजय अग्रवाल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शर्मा, राजकुमार शर्मा, राजेश महर्षि, आर के हिमानी, रमेश चंद्र शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं सूबे सिंह जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मैंने ना भगवान राजी सर से सीखा, जो पारिक जी से सीखा, जैन साहब से सीखा, तो इन्होंने मुझे वो मौका दिया। मैं तहे दिल से अगर मुझे कुछ आता है ना, वो इनके मौके की वजह से आता है। अगर ये मुझे मौका ही नहीं देते तो मैं कहाँ से सीखती। तो सर का तो मैं हमेशा जीवन भर आभारी होंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। कभी पारिक जी सर को मिला देती थी तो मुझे लगता था कि आप कुछ कर रहे हो ना तो फाइल को पढ़ के करो, अच्छे से करो, कि अगर वो आगे भी जाए तो ये ना लगे कि मतलब बिना पढ़े लिखे ऑर्डर हो रहे हैं। तो वो सब इन सबका सहयोग रहा और सूबे सिंह जी सर ने मुझे मौका दिया वो सब चीज करने का, तो इनका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा स्टाफ है तो उस्मान जी और आशीष जी, वो मेरे बिल्कुल अनुमान थे दोनों, तो इन्होंने हमेशा मेरा साथ। और अब खबर दौसा से, जहां दुष्कर्म के बाद विवाहिता की हत्या के मामले में पर्दाफाश किया गया है। पुलिस थाना पापड़दा और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभियुक्त के जरिए हत्या के बाद जो सापेक्ष पेश किए गए थे, तकनीकी सेल की त्वरित कार्यवाही से अज्ञात आरोपियों की पहचान का खुलासा हुआ है।
और प्रेम प्रसंग जो है वो विवाहिता की हत्या की वजह थी और 3 आरोपियों को फिलहाल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डूंगरपुर के धम्बोल थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल मांडली पुलिस चौकी के पास पैदल घर जा रहे मांडली पुलिस चौकी के लांगरी को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक में मवेशी भरे हुए थे। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के आदर्श नगर में पुरानी रंजिश व नाली को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे से धारदार हथियार से मारपीट करने का पूरा मामला सामने आया है और मोहल्ले के मकान के बाहर आज सुबह मिट्टी हटाने की बात को लेकर मारपीट करने का मामला आया, जिसमें अव्वल खन्नी निवासी आदर्श नगर के सर में धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसे लेकर आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां अव्वल का उपचार चल रहा है, जिसको लेकर अव्वल के पिता ने मानटाउन थाने में मारपीट और जान से मारने की नीयत को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कह दियो यार मत बोल और ईंट लगा ले जी में मारे जग लेट तो की लुगाई न मारे और न मारिया सारा या गया 9 आदमी और 2 लुगाई बहुत बुरी करी मेरे साथ में। मारा अंगड़ी को आडन को तोड़ गालियो, मारा छोरा को मातो तोड़ गालियो और सब 9 जना मारिया 2 लुगाया वा मुंता। उनके दिमाग में पुरानी रंजिश ही है सर। बच्चा खड़ा हुआ था, नाली की जरा सी बात थी, उस पे ही लठ दिए हैं। सारा परिवार था उनका, हम तो 2 ही थे, मैं बचा रहा था। मेरे भी चोट आई है, मेरी माँ की भी आई है और पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उनकी रिपोर्ट और दर्ज कर रही है, इनका दर्ज नहीं की ना। मेडिकल कराने पुलिस आई है, मुझे तो रिपोर्ट बना के दे दी। मैंने इसको यहाँ लेकर आया हूँ, 2 घंटे से यहाँ भी परेशान हूँ। यहाँ भी कोई वो नहीं मिला मुझे, फिर कोई सुविधा मिले। 2 घंटे बाद इसको एडमिट किया है ना, काफ़ी खून निकल गया है इसका। मेरी माँ है, अभी मैं हूँ, अभी हमारा मेडिकल भी नहीं हुआ। न कोई बताता, कभी 172 में भेजता, कभी किस में भेजता। प्रतापगढ़ के दरियाबाद रोड स्थित एक गौशाला में मृत गौवंश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मृत बछड़े का शरीर श्वानों द्वारा नोचा जा रहा है। ये घटना गौशाला में बेसहारा और बेजुबान पशु की दुर्दशा को उजागर करती है, जहां पशु की ना तो उचित देखभाल हो पा रही है और ना ही मृत पशु को उचित तरीके से दफनाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गौशाला में देखरेख के अभाव में गायों की मौत हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बगरू की लाखन ग्राम पंचायत स्थित श्रीरामपुरा गांव के लोग प्रशासन की उदासीनता के चलते गंदगी में रहने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले 1 साल से श्रीरामपुरा और लाखना गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क खस्ता हाल पड़ी है। नालियों की सफाई नहीं होने से सड़क के चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते इलाके में बदबू फैल रही है। हालांकि मामले को लेकर ग्रामीण ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लाखना पंचायत की श्रीरामपुरा गांव की व्यवस्था है जो पंचायत ने कर रखी है। आज जो पंचायत की व्यवस्था है ये, इसमें इतनी गंदगी है, इस गंदगी का कोई निवारण नहीं हो रहा। कई बार शिकायत वगैरह हो गई, फिर भी पंचायत ने अभी तक कोई इसका निर्धारण नहीं किया। जब सरकारी स्कूल के बगल में यहाँ पे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, बच्चों को मलेरिया बुखार वगैरह उनका डर होता है, फिर भी पंचायत अभी तक कोई निवारण नहीं कर पा रही इसका। कई बार शिकायत करा दी है, ग्रामवासी कई बार अवगत करा दिया पंचायत को, पर पंचायत ने अभी तक कोई निवारण नहीं किया। आगामी दिनों में या तो पंचायत इसका निवारण करती है, नहीं करती है तो